बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज के अत्याधुनिक युग में मोबाइल लाइफ का एक पार्ट बन गया है। पहले मोहब्बत एक दूसरे को देखकर होती थी, अब मिस कॉल और रॉन्ग नंबर से होती है। किस्मत अगर अच्छी है तो मिसाल बन जाती है, वरना मिस कॉल वाली मोहब्बत मौत के रास्ते पर लाकर खड़ी कर देती है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर की रहने वाली एक लड़की की आशिकी की शुरुआत रॉन्ग नंबर से आए मिस कॉल से शुरू हुई थी, जो निकाह तक जा पहुंची। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था, जिसके सदमे में लड़की मूर्छित हो गई। क्या है मिस कॉल वाली मोहब्बत की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मिस कॉल से हुई मोहब्बत, रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ प्यार, निकाह के बाद कोर्ट मैरिज की बात, रास्ते से शौहर जसीम हुआ फरार और सदमे में मूर्छित हो गई सलमा। हेलो, आप कौन? मिस कॉल आपका आया था। आप कौन? पहले आप अपना नाम बताइए। नहीं, पहले आप बताइए। मिस कॉल आपके नंबर से आया था। अक्सर आपके और हमारे मोबाइल नंबर पर अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं। कई दफा बात हेलो हेलो तक ही खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है और इंसान बार बार वही गलती करता है और रॉन्ग नंबर को डायल कर बात करने की कोशिश करता है, जिसकी शुरुआत पहले आप से शुरू होती है, नोक-झोंक होती है और वही नोक-झोंक लंबी बातचीत में तब्दील हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे लंबी बातचीत शुरू होने लगती है। जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कहानी की भी शुरुआत मिस कॉल से ही हुई थी। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई और बात निकाह तक पहुँच गई। जी हाँ, मिस कॉल से शुरू हुई मोहब्बत की ये कहानी दो दीवानों की है, जिसमें लड़का उड़ीसा का रहने वाला है, जबकि लड़की 800 किलोमीटर दूर बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली है। लड़के का नाम मोहम्मद जसीम है, जो उड़ीसा में सोफा बनाने का काम करता है, जबकि लड़की समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना इलाके के नरहन वार्ड नंबर 6 की रहने वाली है, जिसका नाम सलमा परवीन है। कुछ महीने पहले सलाम के मोबाइल फोन पर एक अननोन नंबर से मिस कॉल आया, जिसे देखने के बाद सलाम के मन में गुदगुदी होने लगी और उसके अंदर उस नंबर के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। बार बार वो नंबर को देख रही थी और सोच रही थी कि कॉल करूं या ना करूं। आखिरकार जब सलमा से रहा नहीं गया तो उसने उस नंबर पर कॉल लगा दी। घंटी बजने के बाद एक लड़की ने फोन उठाया और उधर से आवाज आई, हेलो, आप कौन? मिस कॉल आपका आया था। आप कौन? पहले आप अपना नाम बताइए। नहीं, पहले आप बताइए। मिस कॉल आपके नंबर से आया था। उसके बाद दोनों में कभी कभार बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद सलमा अपने परिवार वालों से नजरें चुराकर जसीम से चोरी छिपे घंटों बातचीत करने लगी, जो आगे चलकर दोस्ती में तब्दील हो गई। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फोन से बात करते ये संपर्क हुआ। वो उड़ीसा में रहते हैं, सोफा का काम करते हैं। उनका नाम है जसीम उर्फ बाबू शायर। उनका घर लड़न है और उसके बाद वो उड़ीसा से यहाँ आए और उसके बाद हमसे मुलाकात हुई 2 बार, मतलब समस्तीपुर में। और उसके बाद बोले कि हम हमसे शादी करना चाहते हैं। हम बोले आप अपनी फैमिली वाले से बात कर लेते। अपने फैमिली वाले से बात कर लेते और मेरे फैमिली वाले से वो बात की और बोले वो मेरा मिटन है, मतलब हम देख लेंगे मेरे फैमिली वाले। उसका सही सुना आपने। दोनों की मोहब्बत जब परवान चढ़ी तो दिल में मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी, एक दूसरे की झलक पाने की बेचैनी बढ़ने लगी और लड़का ट्रेन पकड़कर 800 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सीधे सलमा से मिलने के लिए समस्तीपुर पहुंच गया, जहां दोनों एक बार नहीं 2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों ने पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया। जसीम ने सलमा के सामने निकाह का प्रस्ताव रखा। सलमा राजी हो गई और परिवार से बात करने के लिए कह दी, जिसके बाद जसीम ने सलमा के घर वालों से निकाह की बात कही, जिसमें जसीम के घर वाले भी शामिल थे। दोनों के निकाह की तारीख तय हुई। 15 सितंबर को बारात आई।
पोखरेरा गांव में पूरे धूमधाम से रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ। जिस तरह सलमा के हाथों में मेहंदी के रंग परवान चढ़ रहे थे, उसी तरह सलमा के मन में भी कई तरह के अरमान अपनी शौहर को लेकर दिल में सज रहे थे। घर पर निकाह की रस्म अदायगी होने लगी और निकाह संपन्न हुआ। मतलब बोले मेरे भैया हैं, सब लोग हैं, मेरी फैमिली से सिर्फ बाबा में ही उनका तबीयत खराब है। तो रात में निकाह हो गई, शादी हो चुकी और सुबह अभी आए थे हम कोर्ट मैरिज करने के लिए। निकाह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सलमा इसके आगे की स्क्रिप्ट और जसीम की साजिश को नहीं समझ पाई, जिसका ब्लूप्रिंट जसीम ने पहले ही तैयार कर लिया था। निकाह के बाद जसीम ने कोर्ट मैरिज की बात कही, जिसे लेकर सलमा के परिवार वाले राजी हो गए। अगले दिन 16 सितंबर को दोनों घर से कोर्ट मैरिज के लिए निकले, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिससे मानो सलमा का संसार ही लुट गया। जसीम और सलमा निकाह के बाद घर से कोर्ट मैरिज के लिए निकल गए। घर से कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक रास्ते में जसीम के रिश्तेदार मिल गए और जसीम को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगे, जिसे देखकर सलमा सन्न रह गई। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक जसीम के रिश्तेदार जसीम को पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद सलमा वहीं रास्ते में ही मूर्छित होकर गिर गए, जिसके बाद उसने आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल पहुँचाया, जहाँ वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है और कह रही है कि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, मेरी जिंदगी बचा लीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बहन भाई पता नहीं, सब बहनों सब 10-15 लोग से आए, उनको पकड़ के खींच करके ले गए और हम चक्कर खा के वहीं पे गिर गए। अभी हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं और मेरी ज़िंदगी का सवाल है और कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो नहीं, कोई शादी करने छोड़ दे और हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं। मेरे बारे में कुछ सोचो, मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। मेरे बच्ची की रात में शादी हुई थी। शादी हुई लरहन के रहने वाले मोहम्मद जसीम के साथ। शादी हुई पूरी रीति रिवाज के साथ। वो लोग बाराती लेकर के आए, शादी हुआ। शादी होने के बाद लड़का बोला कि हम कोर्ट से भी कोर्ट मैरिज करेंगे। तो इसी दरम्यान कोर्ट पे आए, कोर्ट पे थे, सारे प्रक्रिया हो रही थी, हर चीज़ हो गई। उसके बाद उसके लड़का के फैमिली वाले आए, अब बोले क्या कि ले गए लड़का को, बहला फुसला करके ले गए। लड़की मेरी बेहोश होकर चक्कर आके गिर गई और उस वक्त से इलाज के लिए सदर अस्पताल में हम लोग एडमिट हुए हैं। फरेब और धोखे के बाद सलमा की मां जुलेखा खातून भी सदमे में है और कह रही है कि जब हम लोग कोर्ट में पहुंचे तो जसीम के परिवार के कुछ लोग वहां पहुंचे, जिसमें जसीम की बहन और बहनोई थे, जहां तीनों के बीच कुछ बातचीत हुई और फिर लड़का वहां से चला गया, जिसके बाद से बेटी की हालत खराब है और वो अब घर जाने से भी डर रही है। लड़का के फैमिली वाले आए, कुछ उल्टा सीधा कि गार्जियन से नहीं पूछे, नहीं बोले, हम लड़का भाई को लाए, सारे फैमिली वाले को बोले हम लेके आए हैं, हर चीज़ को है। हम बोले शादी ब्याह हो गया, हर चीज़ हो गया। कोर्ट पे आए, उनके बहनों और भाई कुछ लोग थे, कुछ को हम पहचानते थे, कुछ को नहीं पहचानते थे। वो आए, बोले हम बहन हैं, हम बहनों हैं। उसी बीच बोले हम प्रेम विवाह भी था क्या? प्रेम विवाह हुआ? प्रेम विवाह हुआ, लड़का ना से बातचीत करके शादी किया। तो अब लड़की घर नहीं जाना चाहती, किस स्थिति में नहीं जाना चाहती है? लड़की का पोजीशन ठीक नहीं है, लड़की बिल्कुल बेहोश है, जिंदगी मौत से लड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जसीम ने पहले से धोखे की ब्लूप्रिंट तैयार कर रखी थी? क्या निकाह में सच में जसीम के बहन बहनोई शामिल थे या फरेब के लिए जसीम की कोई नई कहानी गढ़ी थी? अगर ऐसा नहीं है तो जसीम कोर्ट मैरिज से पहले क्यों गायब हो गया? क्या मिस कॉल वाली मोहब्बत का यही पर द एंड होना था? खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरह से रॉन्ग नंबर के जरिए जसीम ने सलमा को अपनी मोहब्बत के फरेब में फंसाकर प्यार के बाद निकाह और साजिश के तहत सलमा को रास्ते में छोड़कर उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, वो बेहद खतरनाक है और सबक लेने वाला है। उन आशिकों के लिए भी ये एक बड़ा सबक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सलमा की कहानी नहीं, इस कहानी के अगले पन्ने पर आपको अपना नाम भी मिल सकता है। इसलिए सचेत रहने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शैतान लोन रिकवरी एजेंटों की खौफनाक कहानी, जिसने एक महिला की जान ले ली है।
रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश और नलकारी नदी में 5 पर्यटकों के बाढ़ के तेज बहाव में बहने का साइड इफेक्ट दिख रहा है। अब पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटक कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे नाविकों और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की संकट पड़ी है। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला रिजॉर्ट सूना पड़ा है। किस्त पर नाव लेने वाले नाविकों को अब किस्त भरना मुश्किल हो गया है। नाविकों ने बताया कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पर स्पीड मोटर बोट खरीदी है, जिसका किस्त निकालना अब मुश्किल हो गया है। सैकड़ों नाविकों का जीविकोपार्जन पर्यटकों के नौका विहार और स्पीड बोट पर घुमाने के कारण चलता है, पर उनका काम धंधा मंद पड़ा है। दुकानदार भी पर्यटकों पर निर्भर हैं। पर्यटकों के नहीं आने पर इन लोगों में काफी निराशा देखी जा रही है। बारिश ने अब इन लोगों के रोजगार के अवसर को छीन लिया है। आर्थिक स्थिति हम लोग का चरमरा गया है और हम लोग इससे बहुत दुख हैं और हम लोग का घर परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा है। 2 साल बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी चल रही है। राजधानी रांची में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर बाहर से कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। रांची के हरमू मैदान में इस बार यहाँ के खेलों को पूजा पंडाल के माध्यम से दर्शाने की तैयारी चल रही है। आउटडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा पंडाल में इस बार काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। कहीं कोरोना काल में लोगों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार थीम को रखा गया है, तो वहीं इस बार हाथी पर सवार होकर भी मां आएंगी और डोली पर सवार होकर वापस लौट जाएंगी, जिसका मतलब सुख, शांति और समृद्धि से है। हालांकि कोरोना काल में नवरात्र का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन इस साल माता रानी के आगमन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। इसलिए ही लोग तरह तरह के पंडाल बनाकर देवी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। कटिहार में नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित होकर उनके एक फैन ने इलाके में मखाना की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर ब्रांड मोदी मखाना के नाम से बिजनेस की शुरुआत की है। इस मखाने को देश के बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों तक भी पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के फैन गुलफराज कोढ़ा ने इलाके में मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर कई लोगों को रोजगार भी दिया है। बीटेक डिग्री धारक युवा गुलफराज कोढ़ा के सुदूर इलाका चरखी मस्जिद टोला के रहने वाले हैं, जो अब गांव के ही कई लोगों को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। गुलफराज चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनके इस काम को जाने। युवा उद्यमी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसी भी तरीके से उनके प्रयास की कहानी पहुंचे और नरेंद्र मोदी उनको प्रेरित करने के लिए 2 शब्द कहें तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है जमशेदपुर की पूजा सिंह ने। पूजा सिंह छोटे पर्दे से अब बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरेंगी। झारखंड में पहली बार बड़े पर्दे पर किसी फिल्म की पूरी शूटिंग हुई है और कलाकार भी झारखंड से ही चुना गया है। मानगो की रहने वाली पूजा सिंह ने हिंदी फिल्म मिस्ट्री ए ट्रुथ में अभिनय किया है। इस फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर, रांची और धनबाद समेत झारखंड के कई शहरों के खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। फिल्म की स्क्रीनिंग 25 सितंबर को धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में होगी। मिस्ट्री ए ट्रुथ एक थ्रिलर मूवी है। इसमें 3 गाने हैं। पूजा ने बातचीत में बताया कि शादी के 10 साल बाद वो मॉडलिंग और फिल्मों में अभिनय से जुड़ी और उनके आगे बढ़ने में पति राजेंद्र सिंह और 2 बेटे आर्यन और अक्षुत का समर्थन अहम है। जहानाबाद में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बिना शिक्षक के ही उच्च विद्यालय का संचालन हो रहा है। जी हाँ, मध्य विद्यालय घेजन को 2014 में उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में प्रोन्नत किया गया था। इसके बाद छात्र छात्राओं का नामांकन भी शुरू हो गया, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। विभाग ने कागजी आदेश पर मध्य विद्यालय के एक शिक्षक को विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी दे रखी है। सवाल पूछने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में मिडिल स्कूल के शिक्षकों को ही हाई स्कूल में भी सेवा देने का निर्देश दिया गया है। वहीं उच्च विद्यालय का सभी कार्य एक शिक्षक को देखना पड़ता है। ऐसे में जाहिर है यहाँ नियमित शैक्षणिक कार्य तो संभव नहीं हो पाता है। हालांकि फॉर्म रजिस्ट्रेशन और नामांकन की प्रक्रिया विधिवत तरीके से की जाती है। उच्च विद्यालय में अब एक और शिक्षक की नियुक्ति हुई है, पर उन्होंने अभी तक कोई योगदान नहीं दिया है।
चतरा में पुलिस ब्राउन शुगर तस्करों और ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार किया है। स्पेशल टीम ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर और इसके इस्तेमाल में प्रयुक्त सामान के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से तकरीबन 2.25 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एल्युमिनियम फॉइल, 10 रुपए के नोट और 3 मोबाइल फोन के साथ 3000 कैश बरामद किए गए। एसडीपीओ ने कहा कि तस्करों के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे के जाल में फंसकर अपना भविष्य तबाह नहीं करने की अपील की है। साथ ही एसडीपीओ का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि नशे के सौदागरों पर लगाम लगाई जा सके। मोतिहारी में मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घर वालों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से मरीज की हालत के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही थी और जब पूछताछ की गई तो अस्पताल के कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से घर वालों में आक्रोश बढ़ा और फिर मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के समय में लोन लेना जितना आसान है उसे चुकाना उतना ही कठिन है। कभी कभी तो जान लेने और देने की नौबत भी आ जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ है हजारीबाग में, जहां एक निजी कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने लोन की किस्त समय पर नहीं देने पर ट्रैक्टर से कुचलकर एक प्रेग्नेंट महिला की जान ले ली, जिसमें दो जिंदगियां खत्म हो गई और परिजन कंपनी के दफ्तर का घेराव कर मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोन की किस्त समय पर नहीं देंगे तो रिकवरी एजेंट जान ले लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में तफसील से पूरी कहानी। लोन रिकवरी एजेंट ने दिखाई गुंडई, किस्त नहीं देने पर बना शैतान। मोनिका ने ट्रैक्टर ले जाने से रोका तो एजेंट ने मोनिका को ट्रैक्टर से रौंदा और दो जिंदगी खत्म। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम मोनिका कुमारी है, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसे बेमौत लोन रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजन पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दिल को दहला देने वाली ये खौफनाक वारदात हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी इचाक थाना के सिजुआ गांव से सामने आई है, जिसकी खौफनाक कहानी को सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। जैसे इस वारदात के बाद पूरा इलाका सहमा हुआ है। परिजनों और स्थानीय लोग महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के दफ्तर को घेर कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और निजी कंपनी के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी गूंज सियासी गलियारों तक पहुंच गई। इसके उचित मुआवजा आदि पर बात करो, और नहीं करोगे तो 1-2 दिन के बाद जब भी तुम्हारा ऑफिस खुलेगा हजारों की संख्या में इसको घेर लेंगे। सुन लिया आपने, अब पूरी कहानी भी समझ लीजिए। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि चाक थाना इलाके के सिजुआ गांव के रहने वाले किसान मिथिलेश प्रसाद महतो ने निजी फाइनेंस कंपनी से 2018 में ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। करीब 5.5 लाख के ट्रैक्टर की किश्तें वो लगातार चुका रहे थे। 1,20,000 रुपए की 6 किश्त बाकी रह गई थी। पैसों की कमी के कारण वे इन किश्तों को जमा करने में चूक गए। 2 दिन पहले कंपनी की ओर से मैसेज आया कि बकाया किस्त 1,20,000 रुपए जमा करें, लेकिन मिथिलेश किसी वजह से तय तारीख पर नहीं पहुंच पाए। इसी बीच ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर खड़ा था। वहां एक कार से 4 लोग पहुंचे। उनमें से एक शख्स बिना कुछ पूछे ट्रैक्टर स्टार्ट कर ले जाने लगा। इतने में एक पेट्रोल पंप कर्मी की नजर पड़ी
उसने सूचना दी, जिसके बाद मिथिलेश बकाया रकम को लेकर अपनी बेटी मोनिका के साथ घर से निकल गए। उन्हें बरियट के पास उनका ट्रैक्टर दिखा। मिथिलेश ने उन लोगों को रोका। ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रही कार भी रुकी। कार से एक शख्स निकला और कहने लगा कि 1,30,000 रुपए लेकर ऑफिस पहुंचो। मिथिलेश ने कहा, मैं रुपए लेकर आया हूं, लेकिन आप पहचान बताइए। इस पर उसने खुद को निजी फाइनेंस कंपनी का जोनल मैनेजर बताया। तब मिथिलेश ने उससे प्रमाण मांगा। इसके बाद वह आग बबूला हो गया और ट्रैक्टर आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया। मोनिका ने जब रोका तो ट्रैक्टर चला रहा युवक मोनिका को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसके बाद परिजन मोनिका को आनन फानन में इलाज के लिए रिम्स लेकर चले गए। लेकिन अफसोस की रास्ते में ही मोनिका की सांसें थम गई और आरोपी मौके पर ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। हमारा इसमें मांग है जिला प्रशासन से कि इन सभी लोगों पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर लॉन्च कर इन लोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। तो आपका कहाँ से आए हमको दिखाइए एड्रेस प्रूफ। तो उसी बीच में बोला तुम देखने वाला कौन होता है, भागो ने तो गाड़ी चला दी। तो उसी बीच में गाड़ी मिलेगा ना चला दी। जो कई सवाल खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या लोन की किस्त नहीं देने पर एजेंट जान ले लेंगे? रिकवरी एजेंट को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? आरोपियों ने मोनिका को ट्रैक्टर से क्यों रौंदा? इस खौफनाक वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या निजी फाइनेंस कंपनी ने हत्या करने के लिए भेजा था? अगर नहीं तो 4 आरोपियों ने अपना आई कार्ड क्यों नहीं दिखाया? मोनिका को क्यों ट्रैक्टर से रौंदा? मोनिका की हत्या का जिम्मेदार कौन? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब परिजन इचाक थाने की पुलिस और जिले के एसपी से मांग रहे हैं, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए जिले के एसपी ने फाइनेंस कंपनी को हिदायत देते हुए कानून हाथ में नहीं लेने की चेतावनी दी है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और एक आरोपी रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलने के बाद कंपनी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि हम हजारीबाग की घटना से बहुत दुखी और परेशान हैं। एक मानव त्रासदी हुई है। हम इस घटना की सभी पहलुओं से जांच करेंगे और अस्तित्व में मौजूद तीसरे पक्ष की संग्रह एजेंसियों का उपयोग करने की प्रथा की भी जांच करेंगे। इस दुखद घटना की जांच के दौरान अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करें और सबसे बढ़कर हम दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। 302 का केस दर्ज कर रहे हैं, मर्डर का केस हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस तरह के जो भी एजेंट्स है, प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके जो एजेंट्स हैं, उन लोगों को भी मैं आपके माध्यम से हिदायत देना चाहूँगा, यदि आप किसी तरह का इलीगल मीन्स अगर अपने रिकवरी के लिए अपनाते हैं तो जो भी कानूनन कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीड़ित किसान को उचित मुआवजा और इंसाफ कब मिलता है। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस खौफनाक वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को कब गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, क्योंकि मामला 2 जिंदगियों से जुड़ा है, जिसे निजी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने शैतान बनकर अंजाम दिया है। उनको उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।